मूवी के स्टार्ट में हम एलिसा को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठी कार का वेट कर रही थी। वो प्रेग्नेंट थी और इस वक्त अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही थी। उसकी मॉम उसे जल्द से जल्द एबॉर्शन करने का कह रही थी और वो उसे बताती हैं कि उन्होंने एलिसा के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले रखी है। एलिसा अपनी मॉम के पास ही जा रही थी और उसने कार पूलिंग सर्विस से कार मंगवाई थी। कुछ ही देर में उसे मैसेज रिसीव होता है कि उसे लेने के लिए एक कैंपर कार आ रही है जिसमें 4 लोग थे, फेब्रिसियो, मार्क, सोफिया और रिकार्डो। साथ ही कैंपर कार वहां पहुंच जाती है और एलिसा इसमें चली जाती है। फेब्रिसियो कार का ड्राइवर भी था और उसे रिकॉर्डिंग और फिल्म डायरेक्शन का बहुत शौक था। जिस वक्त एलिसा कैंपर में जाती है तो फेब्रिसियो इस वक्त अपने साथ बैठे सब पैसेंजर्स की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और वो उन सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। सोफिया और मार्क बताते हैं कि वो कपल हैं और एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। डॉक्टर रिकार्डो को वीडियो बनवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एक मिस्टेक की वजह से उसे हॉस्पिटल की नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसकी छोटी बच्ची को लेकर चली गई थी। अब वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था और इसीलिए वो कैंपर में सफ़र करने पर मजबूर था। इस वक्त वो अपनी बेटी से ही मिलने के लिए जा रहा था। सफ़र शुरू हो जाता है। फेब्रिजियो इन सबको ड्रिंक्स ऑफर करता है। एलिसा ड्रिंक नहीं करना चाहती थी, लेकिन मार्क के इंसिस्ट करने पर वो ड्रिंक ले लेती है। फिर मार्क एक न्यूज़पेपर देखने लगता है जिसमें एक औरत और उसकी बेटी के गायब होने की खबरें थी और वहाँ किसी माफिया और मेयर का भी जिक्र था। उसी वक्त एलिसा की तबीयत खराब होने लगती है और वो कैंपर रुकवाकर वॉमिट करने कैंपर से बाहर आ जाती है। फिर यहाँ मार्क कहता है कि अब वो कैंपर चलाएगा। फेब्रिजियो के मना करने के बावजूद वो जिद करने लगता है और कैंपर ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है, तो मजबूरन फेब्रिजियो को उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठना पड़ता है। सफर के दौरान रात हो गई थी। बाकी सब सो चुके थे, सिर्फ मार्क और फेब्रिजियो बातें कर रहे थे और इस वक्त तक मार्क काफी ड्रंक लग रहा था। साथ ही वो ड्राइव भी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी कैंपर के सामने रोड पर एक मरी हुई बकरी पड़ी नजर आती है, तो फेब्रिजियो कार का स्टीयरिंग घुमा देता है जिससे कैंपर एक दरख्त से टकरा जाती है। सुबह एलिसा को जब होश आता है तो वो देखती है कि मार्क की टांग टूटी हुई थी। डॉक्टर रिकार्डो, सोफिया और फेब्रिजियो के साथ मिलकर उसकी टांग को आर्जी तौर पर 2 रॉड्स लगाकर बांध रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के टाइम सभी बेहोश हो गए थे और एलिसा की तरह उन्हें भी अभी ही होश आया था। फिर डॉक्टर रिकार्डो एलिसा को 118 पर कॉल करने को कहता है, लेकिन वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हम रोड पर किसी को रोककर उससे हेल्प ले लेंगे, लेकिन एलिसा विंडो से बाहर देखकर बताती है कि यहाँ तो कोई रोड नहीं है। वो सब कैंपर से बाहर आकर देखते हैं कि इस वक्त उनका कैंपर जंगल के दरमियान एक मैदान में खड़ा था। दूर दूर तक किसी रोड का नामो निशान तक न था और उनके कैंपर के सामने लकड़ी का एक केबिन बना हुआ था। वो लोग हेल्प के लिए केबिन की तरफ जाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा बंद था और अंदर कोई भी नहीं था। सब कैंपर में वापस आ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर रिकार्डो रोड तलाश करने कैंपर से बाहर आता है और जंगल में जाने लगता है। फेब्रिजियो भी उसके साथ चल पड़ता है। जंगल में कुछ दूर जाकर फेब्रिजियो और डॉक्टर रिकार्डो को लकड़ी से बने 3 अजीब से मुजस्मे दिखाई देते हैं और उनके सामने ही बहुत से पिग्स के सर लगे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे यहाँ कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया था। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वापस कैंपर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एलिसा को केबिन का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, तो वो अंदर चली जाती है। वहाँ अजीब सा माहौल था। हर तरफ अजीब अजीब तस्वीरें लगी हुई थी जिनमें लोगों ने लकड़ी के मास्क लगा रखे थे और वहाँ कैंडल्स भी जल रही थी, जैसे वहाँ भी रिचुअल परफॉर्म की गई हो। वहाँ उसे 3 अजीब चेहरे वाले आदमियों की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं। इतनी देर में वहाँ फेब्रिजियो और बाकी लोग भी आ चुके थे। तस्वीरें देखकर फेब्रिजियो बताता है कि मेरी दादी ने एक बार मुझे इन तीनों के बारे में कहानी सुनाई थी। इन तीनों का नाम ओसो, मास्टरोजो और कार्कोग्नोजो है। ये तीनों भाई हैं जो कि किसी और दुनिया से यहाँ आए थे। इनमें से एक की आंख नहीं है, लेकिन वो अंधेरे में भी देख सकता है। एक के कान नहीं है, लेकिन वो हमें सुन सकता है और एक का मुंह नहीं है, लेकिन उसके सामने एक भी लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। ये लोग 3 घोड़ों पर आए थे जिनके पर थे और उन्हें मौत का निशान समझा जाता है। जब ये हमारी दुनिया में आए तो लोग भूख से मर रहे थे। इन तीनों ने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें बचा लेंगे, लेकिन बदले में उन्हें इंसानी कुर्बानी चाहिए। खुद को बचाने के लिए लोगों ने एक इंसान को चुन लिया और उसकी कुर्बानी दी गई।
पहले उसकी जुबान काटी गई, फिर कान काटे गए और फिर आंखें निकाल ली गईं। इस तरह से लोग भूखे मरने से तो बच गए, लेकिन वो तब से इन तीनों को फॉलो करने लगे और जो इन तीनों के फॉलोअर्स हैं वो आज भी ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं। फेब्रिजियो की ये कहानी सुनकर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। डॉक्टर रिकार्डो कहता है कि आज रात हम कैंपर में ही गुजारेंगे, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। सोफिया कहती है कि मार्क का क्या होगा, वो नहीं चल सकता, लेकिन रिकार्डो कहता है कि उसे हमें कैंपर में ही छोड़कर जाना होगा। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, हेल्प लेकर वापस आकर उसे भी साथ ले जाएंगे। रात को सब कैंपर में मौजूद थे। तभी अचानक उन्हें केबिन से एक लड़की के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। साथ ही उन्हें केबिन के बाहर एक बल्ब भी लगा हुआ दिखाई देता है। वो सब हिम्मत करके केबिन के अंदर जाते हैं और मार्क को कैंपर में ही छोड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि केबिन की छत में एक एटिक भी था। वो छत से लटकी जंजीर खींचते हैं तो सीढ़ियां नीचे आ जाती हैं, जिनसे ऊपर चढ़कर वो एटिक में चले जाते हैं। एटिक में एक बच्ची थी जिसे सूखी हुई लकड़ियों से बने एक शेल में कैद किया हुआ था और उसकी जुबान भी काटी हुई थी, जो पास ही एक जार में पड़ी हुई थी। साथ ही वहाँ सायरन बजने लगती हैं और चारों तरफ रेड कलर की रोशनी फैल जाती है। वो सब देखते हैं कि 3 आदमी मार्क को कैंपर से निकालकर घसीटते हुए केबिन में ला रहे थे। उन्होंने वैसे ही रेड हुड पहन रखे थे जो तस्वीरों में मौजूद 3 भाइयों ने पहने हुए थे। एटिक में मौजूद सब लोग तेजी से एटिक की सीढ़ियों को ऊपर खींच लेते हैं। वो तीनों रेड हुडेड आदमी मार्क को केबिन में लाकर उसे एक टेबल पर लिटाकर बांध देते हैं। फिर वो सबसे पहले एक बड़े से वुडन हैमर से मार्क के पांव तोड़ देते हैं, फिर उसकी आंखें निकालकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो मार्क की डेड बॉडी को उठाकर केबिन से बाहर चले जाते हैं। ये सारा खौफनाक मंजर एटिक में छुपे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह होते ही वो इस बच्ची को भी साथ लेकर पैदल ही जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। चलते चलते उन्हें जंगल में ही एक जगह बहुत सी अबेंडेंड कार्स नजर आती हैं। वो समझ जाते हैं कि उनसे पहले भी यहाँ बहुत से लोग आ चुके हैं, लेकिन वो कभी यहाँ से बाहर ना जा सके थे और यहाँ फंसकर मारे गए थे। वहीं वो बच्ची एलिसा को अपनी डायरी दिखाती है जिसमें उसका नाम भी लिखा हुआ था और उसका नाम कियारा था। इस वक्त उनको फिर से सायरन की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो दोबारा वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो देखते हैं कि वो तो घूम फिर कर दोबारा से इसी मैदान में वापस आ गए थे और अब वहां उनका कैंपर भी मौजूद नहीं था। वो देखते हैं कि कैंपर की जगह ड्रिंक की एक बोतल पड़ी हुई थी, जिसे वो उठा लेते हैं। वो केबिन में दोबारा नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बाहर जंगल में रहना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इसलिए वो सब फिर से केबिन की एटिक में जाकर छुप जाते हैं। रात हो जाती है। सब लोग वही एक बोतल से ही ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन फेब्रिजियो ड्रिंक करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे बाहर नजर रखने के लिए जागना होगा। फिर वो सभी लोग अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करने लगते हैं। बातें करते करते सबकी आंख लग जाती है और जब एलिसा जागती है तो देखती है कि बाहर हर तरफ वही रेड कलर की रोशनी फैली हुई है और सायरन बज रहे हैं। एलिसा केबिन से बाहर आकर देखती है कि बहुत से लोग मास्क लगाए केबिन के बाहर खड़े हैं। इन लोगों के सामने एक स्टेज बना हुआ था जहां एक रिचुअल चल रही थी। वहां सोफिया और रिकार्डो को बांधा हुआ था और कियारा को फिर से सूखी हुई लकड़ियों के शेल में कैद किया हुआ था। वहां परों वाला एक घोड़ा भी खड़ा था, जिसे मौत का निशान समझा जाता था। इससे पहले कि खौफ के मारे एलिसा की कोई आवाज निकलती, फेब्रिजियो पीछे से आकर उसे वापस केबिन में ले जाता है और वो लोग खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ तीनों रेड हुडेड आदमी भी खड़े थे और उन्होंने अजीब से मास्क भी पहन रखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी तस्वीरों में उन्होंने लगाए हुए थे। वो तीनों रिचुअल शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सोफिया की आंखें निकालते हैं, फिर रिकार्डो के कान काट लेते हैं और फिर कियारा की जुबान, सोफिया की आंखें और रिकार्डो के कान लकड़ी से बने एक फेस पर लगा देते हैं। इसके बाद सोफिया और रिकार्डो को भी मार दिया जाता है। एलिसा ये सब देखकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर सामने पड़ी ड्रिंक की खाली बोतल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो फेब्रिजियो से कहती है कि हमने 2 बार ये ड्रिंक पी और हम सभी बेहोश हो गए, लेकिन तुमने दोनों बार ही ये ड्रिंक नहीं ली। क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? लेकिन फेब्रिजियो रोने लगता है और कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। क्या मैं तुम्हें हक कर लूं?
इसके बाद वो एलिसा को हग कर लेता है। तभी एलिसा को उसके कान पर लगे ब्लूटूथ डिवाइस से किसी औरत की आवाज आने लगती है, जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अब इस लड़की को भी यहाँ ले आओ। वो फौरन से फेब्रिजियो के कान से वो डिवाइस उतार लेती है और दोबारा से सुनने लगती है। ये देखकर फेब्रिजियो एलिसा पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यानी ये सारे का सारा सेटअप फेब्रिजियो ने ही किया था। उसी ने ड्रिंक में ऐसा कुछ मिलाया था जिसे पीकर वो सब बेहोश हो जाते थे। फिर फेब्रिजियो दीवार पर लगे हिरन के फेस के पास आकर कहता है कि इसे ले जाओ, जो कि एक्चुअल में एक कैमरा ही था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और उन्हीं मास्क वाले आदमियों में से एक आकर एलिसा को ले जाता है। अगली सुबह एलिसा की आंख खुलती है तो वो एक बड़ी सी टेबल के सामने बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथ चेयर में कील से गड़े हुए थे। टेबल पर गांव के लोग खाना खाने बैठे हुए थे। यहाँ वो मेयर भी बैठी हुई थी, जिसके बारे में मार्क ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मेयर खुद भी इस खेल का हिस्सा थी और वो खुद को इन सब लोगों की मदर बुला रही थी। और ये सब लोग माफिया के ही मेंबर्स थे, जिसे सबसे पहले ओसो, मास्ट्रोसो और कारकोग्नोजो ने ही बनाया था। फिर मेयर वहाँ से उठकर चली जाती है और वहाँ बैठे सब लोग खाना खाने लगते हैं। फिर वहाँ से एलिसा को एक कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ वो देखती है कि इस पूरे जंगल में जहाँ जहाँ वो लोग गए थे वहाँ पहले से ही कैमरास लगाए हुए थे और इस केबिन को भी मूवी के सेट की तरह पहले से ही क्रू मेंबर्स ने रेडी किया हुआ था। यानी उनके साथ अब तक जो कुछ भी हो चुका था वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया था। तभी स्क्रीन पर वो फेब्रिजियो को देखती है और कहती है कि अच्छा, तो तुमने ही ये सब कुछ कैमरास लगाकर रिकॉर्ड किया है। फेब्रिजियो कहता है कि हाँ, मैं एक क्लासिक हॉरर मूवी डायरेक्ट कर रहा था और ये सब कुछ मैंने अपनी फिल्म के लिए ही किया है। मैं वर्ल्ड की बेस्ट हॉरर फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिसा हंसने लगती है। वो फेब्रिजियो से कहती है, तो क्या मैं एक लूजर की फेक फिल्म की वजह से मर जाऊंगी? ये सुनकर फेब्रिजियो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरी फिल्म के तीनों विलन्स मशहूर हो जाएंगे। आजकल ऐसे ही कंटेंट की डिमांड है। लेकिन एलिसा उसे फिर से गुस्सा दिलाती है और कहती है कि फिर तो तुम्हारी सारी मूवीज बेकार हैं, बल्कि दूसरी फिल्मों की कॉपी हैं। ये सुनकर फेब्रिजियो ऑफलाइन हो जाता है। फिर एलिसा खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश करती है और अपने हाथों को जोर लगाकर कीलों से निकाल लेती है। वो कंट्रोल रूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ मूवी की शूटिंग के कैंप्स दिखाई देती हैं, जहाँ कॉस्ट्यूम्स भी थे और मास्क भी थे। उसे वहाँ कियारा का ड्रेस भी दिखाई देता है और उसे इस मूवीज के तीनों विलेंस के मास्क और वहाँ कैमरास भी स्टैंड पर लगे दिखाई देते हैं। कैंप के बाहर उसे कुछ शॉटगन्स भी नजर आती हैं। उसे वहाँ एक कैंपर भी दिखाई देती है जिसमें उसी बकरी की डेड बॉडी पड़ी हुई, जिसे देखकर रोड पर उनकी कैंपर का एक्सीडेंट हो गया था और उसी कैंपर में उसके बाकी साथियों की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। फिर वो कियारा को ढूंढने लगती है। वहीं उसे एक और कैंपर दिखाई देता है जिसमें कियारा और फेब्रिजियो थे। वो इस मूवी को कंप्लीट करने की बात कर रहे थे। वहीं एलिसा को पता चलता है कि कियारा फेब्रिजियो की छोटी बहन थी और इस मूवी के ज्यादातर आइडियाज उसी के थे। यानी कियारा भी इस फिल्म को बनाने में बराबर की हिस्सेदार थी और वो लेडी मेयर भी इन दोनों की माँ थी। कियारा अपना गेटअप करती है। फिर वो बाहर आने के लिए कैंपर का दरवाजा खोलती है तो बाहर एलिसा गांव के ही लोगों का कॉस्ट्यूम और मास्क पहने खड़ी थी और उसके हाथ में शॉटगन थी। कियारा को देखते ही वो उसे शॉटगन से मार देती है। इसके बाद वो फेब्रिजियो की टांग पर गोली मारती है और ये सब अब की बार एलिसा कैमरा लगाकर रिकॉर्ड कर रही थी। फेब्रिजियो उससे रहम की भीख मांगता है लेकिन एलिसा उसे मार देती है और इस तरह फेब्रिजियो की मूवी अब कंप्लीट हो चुकी थी। बेशक ही उसकी एंडिंग अब डिफरेंट थी, क्योंकि एंड में एलिसा की जगह फेब्रिजियो मारा गया था। इसके बाद एलिसा जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगती है। वहीं उसे जंगल में एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे देखकर डर के वहां से भागने लगता है। एलिसा भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और फिर वो बच्चा एक फेंस से बाहर निकल जाता है। एलिसा भी फेंस से बाहर आती है तो उसे सामने एक बीच नजर आता है जहां बहुत से लोग एंजॉय कर रहे थे। ये लोग एलिसा की हालत देखकर उसकी मदद करने की बजाय अपने फोन्स निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं और एलिसा के फोन पर उसकी मॉम के मैसेजेस रिसीव होने लगते हैं, जिनसे पता चलता है कि अब वहां सिग्नल्स आ रहे थे। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।
अगर आप ऐसी ही मूवीज देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।